हाय, खैरियत से हैं सब। तो यार आज ना बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। और अभी जिस रिसेंटली मैं देख रहा था ये जवानी है दीवानी। अब इस पिक्चर के साथ ना इतनी सारी मेमोरीज़ हैं, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। इस मूवी ने इतनी अलग अलग तरीके से मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है ओवर द ईयर्स कि इस पिक्चर के लिए मैं कुछ भी कितना भी बोलूँ उतना शायद कुछ ना कुछ तो कम पड़ेगा। और मैं कोई फिल्म रिव्यूअर या क्रिटिक तो हूँ नहीं। मेरे को टेक्निक या फिर ये जो एक सिनेमेटोग्राफी का जो एक क्राफ्ट होता है वो सब समझ नहीं आता। मुझे एक फ़िल्म मेकर के इमोशन समझ में आते हैं कि हर एक सीन के पीछे हर एक जो एक मोड़ पे गई है मूवी, उसके लिए क्या इमोशन था कि उस जगह पर इस कैरेक्टर आर्क को लेके गए। और जहाँ तक बात है इस मूवी का मेरी लाइफ से कनेक्शन, तो आई थिंक ये मूवी अगर नहीं देखी होती, और आई थिंक ये मूवी कम से कम नहीं होगी 20, 25, 30 बार, पता नहीं कितनी बार तक देख लिया। कहीं ना कहीं इस मूवी ने इतना इंस्पायर किया है कि आप रिस्क लो, अपने करियर के लिए लीप लो। अगर आपको अपने करियर के लिए कभी अकेले भी रहना पड़ता है तो रहो। कभी कभी अपने दोस्त भी छोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी वो इर्रेशनल सी रिस्क लेनी पड़ती है कि नए शहर में जाके नए लोगों के साथ में नए एनवायरनमेंट में जाके एडजस्ट करके उस एनवायरनमेंट को कॉन्कर करना पड़ता है। वो भी मैंने इस मूवी से सीखा है। और क्योंकि ये बहुत अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किस्से मुझे बताने चाहिए कि इस मूवी ने मुझे किस तरह से इम्पैक्ट किया है कई सारे तरीक़ों से। आई थिंक अगर ये मूवी नहीं होती उस वक्त पे तो मैं शायद कोटा नहीं जाता। उस वक्त जो अपनी गट फीलिंग थी उस पे एक्शन नहीं लेता। दिस मूवी लेड मी टू गो टू कोटा एंड नए एनवायरनमेंट में रह के नए लोगों के बीच में अपनी एक दुनिया बनाने के लिए इसने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। और आई थिंक कोटा जाने के बाद ही मैंने कई लोगों से बात करी है और इस बारे में मैंने कई लोगों से बोला है कि कोटा जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। हाँ, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है कि अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में देख करके एक कंक्लूजन्स निकालूं चीज़ों के ऊपर। जर्नी है, चल रही है अभी भी, लेकिन ज़िंदगी पलट गई, दुनिया दिखी। ऐसा लगा कि एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेरी वैल्यू मेरे एक्शंस की वजह से है, ना कि मेरे पापा के नाम की वजह से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप अपने शहर में होते हो तो आपकी वैल्यू कहो, रेपुटेशन कहो, या फिर आपकी एक इन्फ्लुएंस कहो, कहीं ना कहीं आपके पापा या फिर आपके जो एक परिवार जिससे आप आते हो उनका जो इन्फ्लुएंस है उससे डिटरमाइन होती है। लेकिन जब मैं कोटा गया ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, यहाँ पे पापा तो सबके बराबर हैं, सबके बड़े हैं भाई साहब, है ना। यहाँ हर एक इंसान बड़े तोप के घर से आया है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में कौन टिकेगा वो उससे डिटरमाइन होता है कि आप यहाँ पे किस तरह से हो। और जो बनी का कैरेक्टर है उससे बहुत कुछ सीखा कि कोटा में किस तरह से रहना है, किस तरह से दोस्त बनाने हैं, क्या जीना है, करना है, सारी चीज़ें बहुत सारी तरीके से ये कनेक्टेड है। जो एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आप अपने गट फीलिंग के ऊपर एक्शन लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। अब वो उसका रिज़ल्ट सही हो, बुरा हो, अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जो एक लीप ऑफ फेथ है फॉर द बेटर, आपकी लाइफ को एक चीज़ हिट करती है। और आई थिंक, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे या ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन अगर आप लोग रहे हैं कोटा में तो कमेंट्स में बताइए कि आपकी लाइफ
किस तरह से बदली कोटा में। आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स इज़ द एक्सपीरियंस। सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप जो करने आए थे उसमें आप सक्सेसफुल हो गए। सिलेक्शन नहीं हुआ, कई रीज़न्स हो सकते हैं उसके भी, आपकी कहाँ कमी रही, वो चीज़ों भी डिटरमाइन करती हैं। लेकिन बात यह है कि आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया, अपने ड्रीम के लिए पहला स्टेप लिया। अब वो चीज़ सही बैठी ठीक है, नहीं बैठी ठीक है, लॉन्ग टर्म लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती। लेकिन ये जवानी है दीवानी से ये चीज़ ज़रूर सीखी कि अपने सपनों के पीछे भागना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि यार ये करना है, लेकिन उसके पीछे अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, वो चीज़ फ्लैट चली जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको कोई एक इंस्पिरेशन आई, आपके दिमाग में कुछ काम करने का जुनून आया, लेकिन अगर आपने उसे टाल दिया वो चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना कि आप उसी सेम जुनून से हर वक्त वही काम कर पाओ। तो इसलिए जब जो चीज़ दिमाग में आ रही है, जब जो चीज़ के लिए आप फोकस बैठा पा रहे हो, वो चीज़ कर देनी चाहिए, वो चीज़ कर लेनी चाहिए। इस मूवी ने सिखाया कि अगर कभी भागना ज़रूरी है तो एक वक्त के बाद ठहरना भी ज़रूरी है, जो नैना का कैरेक्टर है। ये दोनों लोग अपनी अपनी स्किन्स में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मुझे पता है कि मैं इस मूवी के हर एक एस्पेक्ट को अभी भी टच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ जिन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया या जिन चीज़ों ने मुझे इम्पैक्ट किया। मैंने बनी की जर्नी से बहुत रिलेट किया, और कहीं ना कहीं उसके जैसा एक बंजारापन जिसे बोलते हैं कि अपने सपनों के पीछे आपने दौड़े, एक ऐसी लेन पकड़ी जिस लेन का कोई भी सेट मैप नहीं है। आज मैं जिस जर्नी पर हूँ उसका भी कोई सेट मैप नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा, क्या कर रहा हूँगा, या फिर क्या होगा मेरी सोर्स ऑफ लिविंग का ज़रिया, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इतना पता है कि कुछ भी होगा कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ फ़ाइट मारना हर दिन ज़रूरी है। अल्टीमेटली फ़ाइट करना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, लिव टू फाइट अनदर डे, वो ज़रूरी है। लेकिन नैना जैसे ठहरना भी ज़रूरी है। अगर बनी अपनी स्किन में कंफर्टेबल है तो नैना भी अपनी स्किन में कंफर्टेबल है। अगर उसने कंजर्वेटिव रास्ता लिया वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, और बनी भी अपनी जगह गलत नहीं है। हर एक की जर्नी है। इसे हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली आप जो जर्नीज़ लेते हो, आपको वही जर्नी लेनी चाहिए जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप किसी और के फील्ड में घुस करके उनकी तरह कुछ काम करने की कोशिश करोगे तो शायद सक्सेस मिले, शायद सक्सेस ना मिले, पर क्या वो सक्सेस सस्टेनेबल होगी? क्योंकि आपने उनकी फील्ड में घुसे, आप अपनी फील्ड में नहीं हो। तो कहीं ना कहीं जर्नी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ पहुँचे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का ही बाई प्रोडक्ट होता है, सब कुछ नहीं होता है। इसलिए जो जर्नी है दैट हैज़ टू बी लिव्ड वेल। उसमें आपको बिल्कुल पूरी ग्रेस से, पूरा एक पूरे ऑरे के साथ अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए कि वो कैरेक्टर जो आपका बिल्ड हुआ ना, दैट हैज़ टू मैटर। उसे कहीं ना कहीं टॉप नॉच, टॉप स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जिस इंसान ने अपने कैरेक्टर के साथ सौदा कर दिया, जिस इंसान ने अपनी सेल्फ कॉन्शियस के साथ सौदा कर दिया, वो अगर इंसान पीक पर पहुंच भी जाएगा तो वो पीक पर सिर्फ अकेला ही खड़ा होगा। जब वो पीक से पीछे देखेगा या नीचे देखेगा, कोई उसके लिए तालियां बजाने के लिए नहीं खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बनी की जर्नी हमें सिखाती है कि भाई अकेले अपने सपनों के पीछे कैसे दौड़ना है, तो नैना की जर्नी सिखाती है कि सबको साथ लेकर के कैसे चलना होता है। कि लाइफ में सिंगल प्लेयर गेम्स आप एक लेवल तक ही खेल सकते हो, उसके बाद लाइफ मल्टीप्लेयर ही चलती है। ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे हम,
उतना जल्दी शायद हम लाइफ में और बेहतर कर पाएंगे। तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में इंस्पायर करती रहती है। और ये जो अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ हैं, इन हर फेज़ के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई बुक है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट। ढूंढते रहो, मिलते रहो, जर्नी है, चलती रहेगी। थैंक यू।